आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको यूएनओ के संबंध में, उसके उद्देश्यों के विषय में और उसके विभिन्न अंगों के विषय में मैंने बताया था। आज हम चर्चा करेंगे यूएनओ की जो एजेंसियां हैं, और वो एजेंसियां अपने पूरी दुनिया में अलग अलग ढंग से कार्य करती हैं, उनके अलग अलग कार्य हैं। तो वो एजेंसियां कौन कौन सी हैं जो दुनिया में मानव सेवा के लिए वो कार्य करती हैं, आइए जानते हैं। देखिए, यूएनओ के लिए कार्य करने वाली सबसे पहली एजेंसी है यूनेस्को। यूनेस्को किस प्रकार की संस्था है, क्या करती है? दरअसल इस संस्था का निर्माण 1946 में हुआ था। इसके सदस्य देशों की संख्या है 193। जितनी सदस्य संख्या यूएनओ की है, उतनी ही सदस्य देशों की संख्या यूनेस्को की भी है। और इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस में है। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है। अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि चूँकि पूरे यूएनओ का उद्देश्य जो है वो विश्व के देशों के बीच में शांति और सौहार्द बनाना है, तो शांति और सौहार्द बनाने के विभिन्न तरीके खोजे गए। किन किन तरीकों को अपना करके हम विश्व में शांति ला सकते हैं। तो अब ये देखिए, यूनेस्को जो संस्था है ये किस प्रकार से अपना कार्य करती है। दरअसल इसके कार्य जो हैं वो तो एक तो एजुकेशन का है, और दूसरा साइंटिफिक है, और तीसरा कल्चरल है। तो ये शिक्षा से संबंधित और विज्ञान से संबंधित और ये सांस्कृतिक जो ताना बाना है देशों का, उससे संबंधित ये किस देश में क्या है और ये जो है वो अपना कार्य करती है ये। तो लेकिन इस संस्था को, ये जो यूनेस्को नामक संस्था है, इसको मुख्य रूप से हम लोग जो इसके ये जो चर्चित रहती है पूरी दुनिया में जिसके लिए, वो है विश्व विरासत धरोहर। तो ये दुनिया में जैसा कि आप देख रहे हैं कि 193 देश हैं, और 193 देशों में कहीं न कहीं प्राचीन कालीन, चाहे वो मानव निर्मित हों, चाहे वो प्राकृतिक हों, चाहे वो दोनों मिक्सअप हों, ये ऐसे जो धरोहर हैं, ऐसे जो हेरिटेज हैं, उनकी पहचान करती है। ये संस्था उनकी पहचान करती है, और उनको अगर उसके मानकों के अनुसार वो उनको पाती है कि इसके मानक यूनेस्को के मानकों के अनुसार पूरे हैं, तो उसको विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल करती है, अपने यूनेस्को की सूची में शामिल करती है। और जब यूनेस्को की सूची में शामिल हो गया तो विश्व विरासत हो गई। अब ऐसी सिचुएशन में जब सूची में शामिल हो गए, वो हेरिटेज शामिल हो गया, कोई भी हो, तो ये उसके रख रखाव के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ है हमारा, वो इस एजेंसी को पैसा देता है, और उसके रख रखाव के लिए वो धन आवंटित किया जाता है, जहाँ पर जिस देश की वो हेरिटेज है कि उसका बेहतर रख रखाव रखा जाए, और उसको नष्ट न होने दिया जाए, और आगे उसकी पहचान उसकी बनी रहे। तो ये इसके लिए ये संस्था मुख्य रूप से जानी जाती है। वैसे तो विज्ञान के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में भी ये दुनिया के देशों में अपना काम करती है, लेकिन ज़्यादा चर्चा इसकी विश्व विरासत धरोहर सूची में रहती है। और इसको ज़रा देख लेते हैं कि ये अभी तक 2021 के आंकड़े हैं, बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़े हैं। और अभी तक इस संस्था ने टोटल पूरी दुनिया में 193 देशों में, यानी पूरी दुनिया में 1121 1121 जो हेरिटेज हैं उनकी घोषणा करी है। और इसके बाद इसने जो सर्वाधिक मात्रा में विश्व विरासतें हैं, जो हेरिटेज हैं सर्वाधिक मात्रा में, वो इटली और चाइना में सबसे ज़्यादा, दोनों में बराबर हैं, 55-55। अभी तक इटली आगे था, लेकिन अब चाइना उसके बराबर आ गया है। अब जैसे एक आध उदाहरण दे दें, जैसे चीन की दीवार, वो विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल है। हमारे अपने देश का ताजमहल और आगरा फोर्ट, और इसी प्रकार से जंतर मंतर, खजुराहो के मंदिर,
ये बहुत सी चीज़ें हैं। अभी हम भारत के विषय में भी आपको बताएंगे। तो सर्वाधिक हेरिटेज जो पाए जाते हैं वो इटली में और चाइना में हैं, और ये इनकी संख्या 55 है। और टोटल जो हेरिटेज हैं वो 1121 हैं। और भारत में जो विश्व विरासत धरोहर सूची घोषित की गई हैं वो उनकी संख्या 38 है। और 2019 में जयपुर शहर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ये 38वां हेरिटेज है हमारा भारत का। तो 38 टोटल भारत में हेरिटेज हैं। तो भारत भी इस मामले में पीछे नहीं है, पीछे लगा हुआ है इनके सर्वाधिक ज़्यादा हेरिटेज पाए जाने वाले देशों के। और भारत में भी बहुत ज़्यादा विश्व विरासत धरोहर सूची हैं, बहुत ऐसी जगह हैं। तो अब देखिए ये यूनेस्को का ये पहचान हो गई। अब देखिए यूएनओ की दूसरी एजेंसी आईएमएफ का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब इसका क्या कार्य है? इसकी स्थापना 1945 में हुई। वर्ष में एक बार इसकी बैठक होती है जिसमें निर्णय और फैसले लिए जाते हैं। और इसका जो हेड ऑफिस है, इसका जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन में है, यानी अमेरिका में। और इसके बाद इसका जो उद्देश्य है इस संस्था का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, इसका उद्देश्य क्या क्या है? ये पहला उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो धन का आवागमन है वो कम से कम स्थिर रहे, उसकी व्यवस्था बिगड़ने न पाए। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता बनी रहे, पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है आर्थिक प्रगति। आर्थिक प्रगति निरंतर देश जो है आगे बढ़ते रहें। जब सारे देश आगे बढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के मामले में तो देश प्रगति करेगा और विश्व इसी प्रकार से विश्व प्रगति करेगा। यूएनओ को भी खुशी होगी। तो आर्थिक प्रगति पर, कैसे आर्थिक प्रगति हो, इसके ये सुझाव समय समय पर दुनिया के देशों को देते रहते हैं। इसके बाद तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना। जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो दूसरे देशों में निवेश करती हैं, दूसरे देशों में व्यापार करती हैं, तो दूसरे देश उन पे शुल्क लगाते हैं और सीमा शुल्क और तमाम प्रकार के शुल्क होते हैं जो लगाते हैं। तो किस प्रकार से उसको, इस व्यापार के आवागमन को सुविधाजनक बनाया जाए और विभिन्न देशों को समझा बुझाकर, चूँकि ग्लोबलाइजेशन चल ही रहा है, एक ध्रुव व्यवस्था है, पूंजीवाद चल रहा है। तो पूंजीवाद की अवधारणा में ग्लोबलाइजेशन भी शामिल है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है विश्व को एक गांव बना देना, विश्व को एक आकार में बना देना, एक प्रकार से बना देना। तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक व्यवस्था है तो उसमें व्यापार जो है, हमारा व्यापार जो बिजनेस है उसको सुविधाजनक कैसे बनाया जाए। कानूनों में ढील देना जैसे उदाहरण के तौर पे। इसके बाद अगला है रोजगार को बढ़ाना। जब अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो लोगों को, देश के लोगों को रोजगार मिलेगा। और वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र, ये वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र का इसका अभिप्राय ये है कि विभिन्न देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था कैसी है उसकी रिपोर्ट देना, प्रतिवर्ष उसकी रिपोर्ट देना। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, डाउन हो रही है या उसकी जीडीपी डाउन हो रही है या उसको क्या करना चाहिए, उसको सुझाव देती है। ये संस्था जो है किसी की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है तो उसको सुधारने के लिए उसको ऋण देती है, समझे। तो ये मतलब जो है, और हर देश की अर्थव्यवस्था पर अपनी रिपोर्ट देती है, रोजगार को बढ़ाने के प्रयास करती है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको सुविधाजनक कैसे बनाया जाए, इस पे जोर देती है। तो बहुत इसके बड़े कार्यक्रम हैं और ये वित्त से संबंधित अपना कार्य करती है। अब देखिए तीसरी एजेंसी जो है यूएनओ की वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी संक्षेप में कहते हैं WHO। अब ये स्वास्थ्य से संबंधित, ये पूरी दुनिया पर नज़र रखती है, स्वास्थ्य से संबंधित। और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसके सदस्य देशों की संख्या 194 है, यानी यूएनओ से भी एक ज़्यादा है। और इसके बाद इसके जो इसके महानिदेशक हैं वो टेड्रोस एड्रेनाम ये हैं इनके महानिदेशक, और ये इथोपिया देश के हैं। और यहाँ एक बड़े गर्व की बात ये भी है कि भारत की भी इसमें सहभागिता है बड़े पद पर। ये उप निदेशक के पद पर
ये दक्षिण भारत की सौम्या स्वामीनाथन इस समय वर्तमान में इस पद को संभाल रही हैं। और इसका WHO का जो कार्य होता है वो टीका संबंधी महामारियों से निपटना, दुनिया में किस देश में महामारी फैली है, अब जैसे अब आप देख ही रहे हैं कि कोरोना की महामारी फैली हुई है, सारी दुनिया को तबाह करके रख दिया है। तो ऐसी स्थिति में ये जो जितनी भी गाइडलाइंस, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर से हाथ धोना, ये जो गाइडलाइंस आई हैं ये WHO की तरफ से ही आई है और सारे देश उसको फॉलो कर रहे हैं। और वैक्सीन के संबंध में भी WHO ने पहले कह रखा था कि इसकी कोई वैक्सीन नहीं बन सकती है, 100% कोरोना वैक्सीन नहीं बन सकती है, लेकिन फिर भी शरीर को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत से देशों ने इस पर प्रयास किए हैं। उसमें भारत भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। 2 वैक्सीन भारत में भी बनी हुई हैं, उसके विषय में मैंने अपने एक वीडियो में पहले आपको बताया है। और ब्रिटेन भी फाइजर वैक्सीन बना चुका है और अमेरिका भी बना चुका है। रूस की स्पुतनिक है वो भी बना चुका है। अब ये इनकी मार्केटिंग भी चल रही है पूरी दुनिया में। भारत ने भी अपने दोनों वैक्सीन की मार्केटिंग की है। तो ये सारी गाइडलाइन और WHO ने भी भारत की दोनों वैक्सीनों को कहा है कि भाई ये अगर कोई वैक्सीन ऐसी बनती है जो कोरोना वायरस में 50% प्रभावशाली है, 50% या इससे ऊपर अगर वो प्रभावशाली कोरोना से अगर सुरक्षा प्रदान करती है तो वो वैक्सीन अच्छी मानी जाती है। तो हमारे देश में जो दोनों वैक्सीन है, एक कोवैक्सीन है वो 81% सुरक्षा प्रदान करती है और दूसरी कोविशील्ड है जो 90% की सुरक्षा प्रदान करती है, अंतर्राष्ट्रीय सर्वे के अनुसार ये बताया गया है। तो ये सारी गाइडलाइन जो है ये WHO की तरफ से आती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ की संस्था है, स्वास्थ्य की संस्था है। बहुत बड़े बड़े इसमें नामी गिरामी दुनिया के डॉक्टर और हेल्थ से संबंधित जानकार लोग इस पदों को धारण करते हैं और वो नीतियां बनाते हैं और देश उसको स्वीकार करते हैं। तो ये WHO का इस समय बड़ा महत्व है, इस समय चल रहा है। कोरोना महामारी में इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ गया। और वैसे भी देश में विभिन्न प्रकार के टीके, जो चाहे मलेरिया का टीका हो, चाहे डिप्थीरिया का टीका हो, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस का टीका हो, ये इन्होंने आगे बढ़ चढ़ करके दुनिया में अपनी भूमिका निभाई है। इसके बाद यूनिसेफ आता है। अब देखते हैं यूनिसेफ में क्या होता है, यूनिसेफ क्या करता है। सबसे पहले तो देखते हैं यूनिसेफ एक बच्चों की संस्था है, बच्चों के लिए संस्था बनाई गई है और ये 1946 में इसका गठन किया गया था, 1946 में। और इसका जो हेड ऑफिस है, जो हेड क्वार्टर है इसका, वो न्यूयॉर्क में है, यानी न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में है, न्यूयॉर्क शहर में। और इसके बाद ये दुनिया में जो बच्चे हैं, बच्चों के ऊपर अत्याचार होते हैं, उनका शोषण किया जाता है, शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण उनका किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनमें 18 साल से नीचे के बच्चों को काम पर लगाया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन कहाँ कहाँ पर है उसकी ये पहचान करती है यूनिसेफ, और कहाँ पर बच्चों का शोषण हो रहा है उनकी ये पहचान करती है, देख रेख करती है। इसके पास बहुत लोग हैं इसके, और वो दुनिया में जा कर के और दुनिया के देशों में इनके प्रतिनिधि हैं और वो इस बात की जानकारी रखते हैं। तो ये बाल शोषण को रोकना इसका उद्देश्य है। दूसरा, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार लाना। स्वास्थ्य, शिक्षा और उनके बच्चों के जीवन स्तर में कैसे बेहतर से बेहतर सुधार लाया जाए, वो इनका उद्देश्य है। और इसके संस्थापक जो थे, ये सबसे पहले जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, वो यूएनओ ने स्थापना नहीं की थी। इनकी स्थापना, यूनिसेफ की स्थापना करने वाले थे लुडविग रैचमैन। उन्होंने सबसे पहले संस्था की स्थापना की थी और फिर इसके बाद में 1953 में इसकी स्थापना 1946 में लुडविग रैचमैन ने की थी। इसके बाद 1953 में ये यूएनओ का स्थायी सदस्य, ये स्थायी एजेंसी बन गई। और इनके इसी, चूँकि यूएनओ ने उसको स्वीकार किया, इनके इस विचारधारा को माना, इनकी इस संस्था को मान्यता दी और अपनी संस्था में स्थायी सदस्यता दी, तो इनके इस पाक साफ इस इतने बड़े कारनामे के पीछे ये लुडविग रैचमैन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा पुरस्कार यानी नोबेल पुरस्कार और भारत का बहुत बड़ा पुरस्कार यानी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से इनको नवाजा गया। देखिए, अगला और सबसे लास्ट जो एजेंसी है वो UNDP है, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम।
यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम, इसको संक्षेप में UNDP कहते हैं। अब इसका क्या काम है? इसका जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश हैं उनके बीच में ये मतलब ये भी वित्त से ही संबंधित है। ये कम आमदनी वाले देशों को तकनीकी एवं विकास सहायता उपलब्ध कराना, सहायता देना, जो जिनकी छोटी अर्थव्यवस्था है या बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था है, तो उनकी अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाया जाए, उसके लिए सुझाव देना और उनकी सहायता करना इसका काम है। और एक इसकी स्थापना जो हुई थी 1965 में ये स्थापित की गई थी संस्था, और ये UNO की एजेंसी है, स्थायी एजेंसी है। और एक इसका बड़ा महत्वपूर्ण कार्य जो है वो जुड़ा हुआ, जिसके लिए ये चर्चित मानी जाती है कि ये प्रतिवर्ष अपना मानव सूचकांक जारी करती है। मानव सूचकांक जो है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को लेकर के ये 3 चीज़ें मानव विकास सूचकांक में शामिल की गई हैं। पहली शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा व्यक्ति का जीवन स्तर कैसा है, किस लेवल का है। ये 3 चीज़ें मानव विकास सूचकांक में शामिल की गई हैं। और मानव सूचकांक विकास जो है, इसकी जो परिकल्पना की थी वो सबसे पहले पाकिस्तान के एक बड़े अर्थशास्त्री जिनका नाम है महबूबुल हक ने ये परिकल्पना की थी। और इसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने पढ़ा और पढ़ करके उसको एक्सेप्ट किया। और तब से ये संस्था जो है UNDP, ये मानव इन्हीं के, ये जो महबूबुल हक जी हैं, इन्हीं की परिकल्पना पर ये आधारित है, ये मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक ये 189 देशों की सूची जारी करता है, रिपोर्ट जारी करता है प्रतिवर्ष कि मानव विकास सूचकांक में किस देश का कौन सा स्थान है। तो मैंने बताया कि 3 चीज़ें इसमें शामिल हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यक्ति का जीवन स्तर। तो इन 3 चीज़ों के आधार पर ये रिपोर्ट मानव विकास सूचकांक जारी की जाती है। और अभी 2020 की जो रिपोर्ट आई है UNDP की, उसमें भारत का 131वां स्थान है। अब ज़रा साथियों सोचिए कि 189 देशों की ये रिपोर्ट है और भारत कितनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि भारत दुनिया की इतनी शक्ति है, बड़ी शक्ति है, ये है वो, लेकिन यहाँ पर मानव विकास सूचकांक जो सीधे व्यक्ति से जुड़ा हुआ प्रश्न है, वो उस पर जो है भारत का स्थान 131वां है। तो इसका मतलब हमारा भारत देश मानव विकास में बहुत पीछे है। ये 2020 की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के लिए ये संस्था बहुत चर्चित रहती है। 189 देशों की ये रिपोर्ट जारी करती है और उसमें सबसे प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। पर साल भी था, इसके पहले भी था। प्रथम स्थान पर नॉर्वे इसमें है और भारत का इसमें मानव विकास सूचकांक में 131वां स्थान है, यानी काफ़ी बुरी स्थिति है। नमस्कार।